नेक्स्ट हमने करना था, जब हम रिजॉल्वेंट कर्नल तक पहुंच चुके थे तो आइटरेटेड कर्नल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आइटरेटेड कर्नल जैसे मैं आपको कहा था कि पहले एम की जगह पे यहाँ पे 1 से शुरू करना है, पहले K1 K2 K3 इस तरीके से। तो K1 जो x3 है वो हमारे पास यही होता है जो हमें कर्नल स्टेटमेंट में गिवन होता है। तो KX3 वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट जो आइटरेटेड कर्नल है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो इस एग्जांपल से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आइटरेटेड कर्नल हमने फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि यूजीसी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं कि अकेला आइटरेटेड कर्नल पूछा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है KNXT इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने शुरू करना है T से, अपर वाली लिमिट जो है वो x ही है, क्योंकि वोल्टेरा से ऊपर वाली लिमिट हमारे पास x होती है। तो यहाँ पर वो तो फिक्स ही है x, शुरू कहाँ से करना है वो यहाँ से T से। यहाँ पर क्या आएगा K ऑफ x, z हमने अपनी तरफ से, क्योंकि T और x तो हमने यूज़ कर चुके हैं, तो z हमने अपनी तरफ से एक वेरिएबल इंड्यूस करवाया है, यहाँ पे dz ही लिखा हुआ है जो हम यहाँ पे z ले रहे हैं। तो x से z जाना हमने t तक है, तो नेक्स्ट आएगा z से t, और यहाँ पर जो बच गया क्योंकि हमने n बनाना था, तो ये अगर 1 है n-1 दोनों को प्लस करोगे तो ये n ही आना आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा KNXT इज इक्वल्स टू, शुरू हमने t से करना है, अपर लिमिट x ही रहनी है इस वेरिएबल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के कारण। तो k पहले हमने 1 लिखना है, K1x, z, तो z हमने नया वेरिएबल इंड्यूस करवाया, K ऑफ n-1 ZT, मतलब जाना हमने t तक है, शुरू x से किया है dz। तो अब हम निकालेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। अब हमारे पास फाइनली शुरू होगा, क्योंकि यहाँ तक तो था कि निकालना तो हमने सोल्यूशन ही था इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का, तो हमने फाइंड आउट सोल्यूशन ही करना था। तो सोल्यूशन तभी निकल के आएगा अगर हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल आएगा। रिजॉल्वेंट कर्नल जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, आइटरेटेड कर्नल के ऊपर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो आइटरेटेड कर्नल की जो है वो निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो आइए अब हम मेन शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमने जो PYQ MSc के मैं आपको पहले कहा था उसमें ये फार्मूला है, सॉरी सम मैंने जो हमने फाइंड आउट करना है इसका सोल्यूशन। तो जब आप कंपेयर करोगे, तो हमने पीछे भी कंपेयर किया था, तो यहाँ से KXT आपके पास कितना आ गया XT। तो मैंने कहा था कि आइटरेटेड कर्नल निकालने के लिए K1 जो है वो इसको यही लेके चलेंगे जो गिवन होता है, XT आ गया। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला ये आएगा, T से शुरू करना है x तक जाना, x to z, और इन दोनों को प्लस करके n बनना चाहिए, तो n-1 z to t dz। तो ये K1 तो था, नेक्स्ट K2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इसी फॉर्मूले में यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 - 1 ही रह जाएगा। तो ये आएगा x to z मतलब जो आपको ये गिवन है t की जगह पे z पुट करना, तो आ जाएगा xz। नेक्स्ट ये है K ऑफ ZT, इसका मतलब x की जगह पे आपने z पुट करना, तो ये बन जाएगा ZT। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करिए, z की इंटीग्रेशन करनी हो। तो x और t जो है वो एज अ कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर लिख लिया कि t to x, z और z स्क्वायर dz आ जाएगा। जब आप इसकी इंटीग्रेट करोगे तो z³/3, क्योंकि आपको पता है अगर हमने किसी की इंटीग्रेशन करनी हो x रेज़ टू द पावर n dx, तो आ जाता है x की रेज़ टू की पावर n+1, नीचे क्या आएगा n+1 + c। तो यहाँ पर भी 2 था, तो उसकी पावर जो थी 2 + 1 3, नीचे भी 3 आ गई। तो हम लिमिट्स पुट करेंगे t to x, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे x³ माइनस लोअर लिमिट, नीचे आएगा 3। तो ये K2 की वैल्यू आई थी। नेक्स्ट हम K3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला n की जगह पे 3 पुट करोगे, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 3 - 1, तो 3 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आएगा K ऑफ xz K2ZT dz। तो xz मतलब K जो था हमारे पास वो ये गिवन था, K ऑफ xt था xt। तो जब आपने xz निकालना है तो इसका मतलब है जहाँ पर t है उसकी जगह पे आप z पुट करोगे तो ये बन जाएगा, वो xz पुट कर दिया। और K2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है। K2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है xt x³ - t³/3। तो यहाँ पे जब आप K2ZT मतलब x की जगह पे अपने z पुट करना है, तो ये हमारे पास आएगा ZT
x की जगह पे z, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टी बाहर आ जाएगा, ये जेड और जेड जेड स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस टी क्यूब बाई 3 डी जेड। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो हमारे पास टर्म थी यहाँ पर आ रहा था, जो एक्स टी जो इंडिपेंडेंट उसको तो हमने बाहर निकाला, एक्स टी 3 भी बाहर आ गया। ये जो जेड स्क्वायर था जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर को पहले हम इसके साथ करेंगे, जेड स्क्वायर को जेड क्यूब के साथ करेंगे माइनस जेड स्क्वायर को टी क्यूब के साथ। तो ये बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा जेड की पावर 5 माइनस जेड स्क्वायर टी क्यूब। तो वही हमने नेक्स्ट यहाँ पे पुट किया, जेड रेज टू पावर 5 माइनस जेड स्क्वायर टी क्यूब। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे z6 मतलब अपर लिमिट प्लस हो जाएगी 6/6। यहाँ पे t को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, t एज अ कांस्टेंट ही होता है। जैसे मान लो किसी की इंटीग्रेशन 2t लिखी है तो 2 को थोड़ी ना फ़र्क पड़ना है। जैसे हमारे पास 2t dt आ जाए तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी 2c/2। कांस्टेंट तो एज इट बाहर ही आ जाता है, तो यहाँ पे टी क्यूब जो था वो एज अ कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ जेड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी जेड क्यूब बाई 3। अब हम लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम इनको इकट्ठा करके ये पूरा लिखेंगे, टर्म्स को ही कंबाइन करके एलसीएम लेके, तो हमारे इस तरीके से बन जाएगा। पर इसको हम एक अगर प्रॉपर फॉर्म बना के देखें ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x6 को एक्स क्यूब का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं टी क्यूब का स्क्वायर, और ये साथ में आ रहा है -2 एक्स क्यूब टी क्यूब। तो ये आप देखोगे कुछ और नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने वो यूटिलाइज़ करवाया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने वही हमने एक ना स्टैंडर्ड फॉर्म सारी बना के देखनी कि पहले क्या आ रहा था। पहले जैसे आप पैटर्न देखोगे ना, अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहाँ पे आ रहा था एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब बाई 3 जो K2 आया। अब जो K3 आया उसमें हमने ये बना दिया एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब पैटर्न वही रखा, ठीक है। तो जब आप अब हमने 3 तक निकाले, बाकी हम अप टू सोन लिख देंगे। K1 जो था वो क्योंकि समीशन था, लैम्डा भी लिखेंगे साथ साथ में, पहले 1 पुट करेंगे तो नेक्स्ट 2 पुट करके फिर स्क्वायर, इस तरीके से सारा बनेगा। ओपन जब हम करेंगे समीशन, इसका मतलब सिग्मा समीशन करना। तो K1 एक्स टी के इक्वल है, लैम्डा जो था वो हमारे पास 1 ही था, K2 की जो वैल्यू थी वो थी एक्स टी, ये हमने पीछे निकाल लिया है, K2 की वैल्यू वही थी एक्स टी एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब बाई 3, वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की, और लैम्डा स्क्वायर वो 1 ही आएगा। K3 एक्स टी की जगह पर हमने ये वैल्यू सारी निकाली है, एक्स टी। इसको ना मैंने यही फॉर्म में ये सेम बनाने के लिए, तो मैंने ये आना तो 18 ही था, तो वैसे भी आपको पता 3 का स्क्वायर करोगे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा। ये आपको विद प्रैक्टिस समझ लग जाएगी कि हमने ये पैटर्न बनाने हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब एक्स टी सब में कॉमन आ रहा था, वो हमने बाहर निकाले। अब ये पूरी एक्सपेंशन जो थी वो ई रेज़ टू पावर एक्स की, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, एक्स की जगह पे सारी टर्म है, तो ये इसी की एक्सपेंशन है, वो ये बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, आइटरेटेड कर्नल। तो कई बार आपको सिर्फ सम में आइटरेटेड कर्नल भी निकालने के लिए कहा होगा, तो आपने यही मेथड यूज़ करना है जो K1 फ्रेडोल में भी सेम ही यूज़ करना, बस उसमें लिमिट जो है वो फिक्स्ड होंगी। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके KXT लिखना, फिर K1 यही होता है, फिर ये फॉर्मूला निकालना, K2 निकालना, K2 K3 निकालने तक कि आपको पैटर्न समझ लग जाता है कि वो कैसा बन रहा है। तो 1-2 हम टर्म्स लिखते हैं, फिर वो पता लग जाएगा कि वो इस टाइप की बनेगी। कई बार साइन की एक्सपेंशन बनती है, कोस की एक्सपेंशन, तो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स की एक्सपेंशन आई। तो अब हमारे पास कर्नल भी आ गया, तो हमने यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल पुट करना था। तो रिजॉल्वेंट कर्नल की जो हमने ये सारी वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे हमने निकाली थी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी ऊपर वाली। तो यहाँ पे एफ टी आना था, तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही है, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप चाहे टी लिखो चाहे जेड लिखो, तो ये 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा। आपको इसको यहाँ तक ही रहने दो, क्योंकि इसका जो इंटेग्रल है
वो गामा फंक्शन से मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने बस इतना ही निकाल के बस यहाँ तक आंसर लिख देना है। तो आई होप वैसे इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये एक लेक्चर ही ऐसा है जिससे हमें टाइप के बारे में कि वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप कैसी है, उसके बाद होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, कर्नल कौन सा है, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिकल है, सेपरेबल है, लैम्डा के बारे में, उसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है, रिजॉल्वेंट कर्नल के बारे में, फिर आइटरेटेड कर्नल के बारे में। तो इस तरीके से हमने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आइटरेटेड कर्नल पहले फाइंड आउट किया, उसकी जो वैल्यू आई वो रिजॉल्वेंट कर्नल में सब्स्टिट्यूट की थी। रिजॉल्वेंट कर्नल में जब सब्स्टिट्यूट की तो वहाँ से हमारे पास जब रिजॉल्वेंट कर्नल निकल के आ गया, उसको यहाँ पे पुट करके हमारे पास ये आ गया फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप नीचे किसी भी स्टेप में वो कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू।